अक्सर अक्सर हमारी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है ना, जब लगता है कि दिमाग में बस ख्यालों की खिचड़ी पकड़ी है। कुछ समझ नहीं आ रहा होता, हर चीज उलझी हुई, हर रास्ता धुंधला सा। और ऐसा फील होता है जैसे हम अपने ही जहन के कैद खाने में फंस गए हैं। और ये जो एहसास है ना, ये उलझन, ये बहुत आम है। हम सब कभी ना कभी इससे गुजरते हैं। तो इस सवाल पर जरा रुक कर सोचते हैं। ये एक ऐसी कश्मकश है जहां इंसान खुद से ही लड़ रहा होता है। और सबसे मुश्किल बात यह है कि समझ ही नहीं आता कि इससे बाहर निकला कैसे जाए। दानिश कुतुब में खुश आमदीद। यहाँ हमारा मकसद किताबों को सिर्फ पढ़कर सुना देना नहीं है, बल्कि उनकी गहराई में उतार कर उन्हें ठीक से समझना है, ताकि वो इल्म सिर्फ दिमाग में ना रह जाए बल्कि जिंदगी का हिस्सा बने। तो आज हम इस सफर को ना एक तरतीब से समझने की कोशिश करेंगे, 5 हिस्सों में। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि हम असल में हैं कौन। फिर हम अपने माजी और आज के बीच जो लिंक है उसको समझेंगे। उसके बाद अपनी सोच के पीछे जो फन है, जो आर्ट है, उसको सीखेंगे। और फिर उस सारी समझ को अमल में कैसे लाना है, उसकी ताकत पर बात होगी। और बिल्कुल आखिर में वो एक पहला कदम जो आज ही उठाया जा सकता है। ये सारी गुफ्तगू निक ट्रेंटन की किताब दी आर्ट ऑफ सेल्फ थेरेपी की रोशनी में होगी। अब देखें, ये किताब कोई जादुई छड़ी नहीं है। ये असल में हमारे अंदर के सफ़र के लिए एक प्रैक्टिकल मैप की तरह है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास प्रोफेशनल थेरेपी तक पहुंच नहीं है। उनके लिए ये एक बहुत अच्छा आगाज़ है। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आप असल में कौन हैं? इस सफ़र की जो बुनियाद है ना, वो है खुद आगाही। अंग्रेजी में कहें तो सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपने आप को साफ साफ बिना किसी फिल्टर के देखने का फन। खुद आगाही का सीधा सा मतलब है अपने किरदार, अपने एहसासात, अपनी नीयत और अपनी ख्वाहिशात को जानना। लेकिन इस पूरी डेफिनेशन में जो सबसे ज़रूरी लफ्ज़ है ना, वो है बिना तनकीद के, विदाउट जजमेंट। और सच कहूं, यही सबसे मुश्किल काम है। हम फौरन अपने एहसासात को जज करने लगते हैं कि गुस्सा बुरा है, डर कमज़ोरी है। लेकिन सेल्फ अवेयरनेस कहती है नहीं, पहले सिर्फ देखो, सिर्फ महसूस करो, जज की कुर्सी पर मत बैठो। अच्छा, इस चीज को थोड़ा और आसान बनाते हैं। ऑथर ना डॉक्टर टॉम स्टीवंस के 6 कदम बताते हैं। इनको जरा आराम से आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं। देखें, पहला कदम है कि अपने अंदर एक देखने वाले को जगाएं, मतलब वो हिस्सा जो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, जज नहीं करता। फिर दूसरा कदम, उन हालात को नोटिस करें जहां मसला होता है। सिर्फ नोटिस करना है, कुछ करना नहीं। तीसरा, उन हालात में जो सबसे ताकतवर एहसास है उसको पहचानने की कोशिश करें, गुस्सा है या डर है। चौथा, इस एहसास और दूसरी चीजों के दरमियान कनेक्शंस, राब्ते तलाश करें। पांचवा, उस कनेक्शन के पीछे जो छुपा हुआ बुनियादी अकीदा है, कोर बिलीफ, उस तक पहुंचना है। और आखिरी कदम, जब ये सब समझ आ जाए तो इस समझ को इस्तेमाल करके अपनी हुदूद यानी बाउंड्रीज सेट करें। अब ये एक प्रोसेस है, याद रखें, कोई एक दिन अकाम नहीं है। इस पॉइंट को समझ लिया ना, तो बाकी सफ़र आसान हो जाता है। हम वो सोच नहीं हैं जो हमारे दिमाग में चल रही है, हम वो हैं जो उस सोच को आते और जाते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल जैसे आसमान बादलों को देखता है, पर आसमान खुद बादल नहीं होता। यहीं से असल आज़ादी शुरू होती है, जब हम अपनी सोच और अपनी ज़ात में फ़र्क करना सीख जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। अक्सर हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम किसी खास सिचुएशन में इतना अजीब तरह से रिएक्ट क्यों कर जाते हैं। जवाब अक्सर औकात हमारे माजी, हमारी जड़ों में छुपा होता है। देखिए, साइकोलॉजी में एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है इनर चाइल्ड का। हम सब के अंदर एक बच्चा होता है। अगर बचपन में उसे मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और तवज्जो मिली हो, तो वो नर्चर्ड इनर चाइल्ड कहलाता है। वो बच्चा जो खुद पर एतमाद करता है, जो महफूज फील करता है और अपनी ज़रूरतें खुलकर बता सकता है। लेकिन अगर बचपन में दुख या निगलेक्ट मिला हो, तो वो वूंडेड इनर चाइल्ड बन जाता है, जो माजी के दर्द से रिएक्ट करता है, हर वक्त दूसरों से वैलिडेशन मांगता है और छोड़ दिए जाने से डरता रहता है। जरा सोचिए, हमारे कौन से रिएक्शंस हमारा वो वूंडेड इनर चाइल्ड दे रहा होता है। ये इनर चाइल्ड का तस्वर एक और गहरी थ्योरी से जुड़ा हुआ है, जिसे अटैचमेंट थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी ये बताती है कि बचपन में वालिदैन से जैसा रिश्ता होता है ना, वैसा ही एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा हमारे बड़े होकर रिश्ते बनाने का बन जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर वालिदैन की तवज्जो मुस्तकिल नहीं थी, कभी मिलती थी कभी नहीं, तो हम रिश्तों में एम्बिवलेंट या एंग्शियस हो जाते हैं। मतलब कुर्बत भी चाहते हैं और रद्द किए जाने से भी डरते हैं। अगर वालिदैन जज्बाती तौर पर दूर थे, तो हम एवॉइडेंट बन जाते हैं, जज्बाती कुर्बत से घबराते हैं।
और अगर बचपन खौफनाक या बेतरतीब था तो डिसऑर्गेनाइज्ड स्टाइल बनता है, जहां कुर्बत की ख्वाहिश भी होती है और उससे खौफ भी आता है एक ही वक्त में। लेकिन ये बात अक्सर कोई नहीं बताता कि हमारा माजी हमारे लिए उम्र कैद की सज़ा नहीं है। इस सब को जानने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम मायूस होकर बैठ जाएं। नहीं, इसे जानने का असल मतलब ये है कि अब हमारे पास अपनी कहानी को दोबारा लिखने का मौका है, और आगाही, अवेयरनेस, यही वो कलम है जिससे ये नई कहानी लिखी जा सकती है। चलिए अब तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम दिमाग के अंदर जो प्रोसेस चल रहा होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी सोच ही तो वो शीशा है, वो आईना है जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं। हम सबके कुछ कोर बिलीव्स यानी बुनियादी अकीदे होते हैं। ये वो नजरियात हैं जो हमने अपने बारे में, दूसरों के बारे में और दुनिया के बारे में अक्सर बचपन में ही बना लिए थे। जैसे मैं शायद काबिल नहीं हूं या लोगों पर एतबार नहीं करना चाहिए। ये उस चश्मे की तरह हैं जो हम हर वक्त पहने रखते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और ये चश्मा हमें हर चीज अपने ही रंग में दिखाता रहता है। तो सवाल ये है कि इन मनफी बिलीव्स को चैलेंज कैसे करें। इसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी में एक बहुत मशहूर टूल इस्तेमाल होता है, ABCD मॉडल। इसको समझते हैं। ए है एक्टिवेटिंग इवेंट यानी ट्रिगर, फॉर एग्जाम्पल दोस्त ने फोन नहीं उठाया। बी है बिलीफ यानी आपका फौरी अकीदा, वो मुझे नजरअंदाज कर रहा है। सी है कॉन्सिक्वेंस यानी नतीजा, आपको बुरा लगा, गुस्सा आया। अब आता है इसका सबसे जरूरी हिस्सा डी यानी डिस्प्यूट। अपने बिलीफ को चैलेंज करें। क्या ये 100% सच है? क्या इसकी कोई और वजह हो सकती है? हो सकता है वो बिजी हो। यहीं से इस छोटे से सवाल से रियल चेंज शुरू होता है। लेकिन सिर्फ सोचना और समझना ही काफी नहीं है। इस किताब का चौथा हिस्सा हमें ये बताता है कि असल तब्दीली, रियल चेंज, तब आती है जब हम अपनी समझ को अमल में लाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अपनी मनफी सोच को, अपने इस कोर बिलीफ को असली दुनिया में टेस्ट कैसे किया जाए? कैसे पता चलेगा कि जो हम सोच रहे हैं वो सिर्फ हमारा डर है या हकीकत है? इसके लिए ऑथर एक साइंटिफिक मेथड तजवीज़ करते हैं। बहुत आसान है। पहला कदम है हाइपोथेसिस, मतलब अपनी मनफी सोच को लिख लें। जैसे अगर मैं मीटिंग में अपना आइडिया दूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। दूसरा कदम है एक्सपेरिमेंट। इसे टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा महफूज सा अमल डिज़ाइन करें। जैसे अगली मीटिंग में मैं सिर्फ एक छोटा सा सजेशन दूंगा। तीसरा कदम है डेटा, देखें कि असल में हुआ क्या। और चौथा है कंक्लूजन, नतीजा निकालें। क्या आपका असल बिलीफ सच था? अक्सर हमारे डर सिर्फ दिमाग में होते हैं, हकीकत में नहीं। यहाँ लोग अक्सर गलती ये करते हैं कि वो पहले ही कदम पर बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर लेते हैं और डर जाते हैं। नहीं, शुरुआत हमेशा छोटे और महफूज कदम से करनी चाहिए। हमने इतनी सारी बातें की हैं, खुद आगाही, माजी, सोच, अमल, लेकिन शुरू कहाँ से किया जाए? पांचवा और आखिरी सेक्शन हमें वो सबसे पहला और शायद सबसे ताकतवर कदम बताता है, जर्नलिंग यानी रोज़ाना लिखने की आदत। आखिर जर्नलिंग काम क्यों करती है? क्योंकि ये आपके अंदर के ख्यालात के लिए एक आईना बन जाती है। ये आपके लाशऊर में, सबकॉन्शियस में छुपे हुए पैटर्न्स को बाहर निकाल लाती है। ये आपकी जज्बाती समझ को बढ़ाती है। ये वाज़े करती है कि आपके लिए असल में क्या अहम है। ये आपको चीज़ों को थोड़ा फासले से देखने का मौका देती है। और सबसे बढ़कर ये आपको अपने आप पर शफ़क़त करना, सेल्फ कंपैशन सिखाती है। शुरू करने के लिए एक बेहतरीन टेक्निक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका सिर्फ एक ही रूल है, 5 मिनट के लिए लिखना शुरू करें और कलम रुकना नहीं चाहिए। जो भी दिमाग में आ रहा है बस लिखते जाएं, भले वो बेमतलब ही क्यों ना हो। इससे होता यह है कि आपका अंदर का क्रिटिक जो हर वक्त आपको जज करता रहता है वो बाईपास हो जाता है और आपके असली ख्यालात कागज़ पर उतरने लगते हैं। और यहाँ मैं अपना ज़ाती तजुर्बा भी शेयर करना चाहूँगा। मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि शुरू में ना ये जर्नलिंग बहुत ही अजीब, हत्ता कि मुश्किल लगती है। समझ ही नहीं आता कि लिखें तो क्या लिखें। लेकिन अगर इसे सिर्फ कुछ हफ्तों तक करते रहा जाए ना, तो इंसान खुद हैरान रह जाता है कि उसके अंदर क्या कुछ छुपा हुआ था जो अब सामने कागज़ पर है। चीज़ें वाज़े हो जाती हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, ये किताब और ये सारी टेक्निक्स एक शुरुआती नुक्ता हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट। ये प्रोफेशनल थेरेपिस्ट का मुतबादल बिल्कुल नहीं है। ख़ास तौर पर अगर कोई गहरे सदमे या ट्रॉमा से गुजर रहा है तो किसी माहिर से मदद लेना इंतहाई ज़रूरी है। तो आज की इस सारी गुफ्तगू से, इस पूरे सफ़र से अगर सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है
असल बेहतरी और ग्रोथ तब शुरू होती है जब हम सीखी हुई बात को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं। सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, अमल करना ज़रूरी है। हम दानिश कुतुब पर मिल के समझने का ये सफ़र जारी रखेंगे।